हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके लघु उत्तरीय अर्थात 2 अंकीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पीडीएफ आप लोग बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सको तो उसके लिए आप लोग जाइए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं से आप लोग सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मेटरनिख कौन था, यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है। तो इसका उत्तर आप लोग को कुछ ऐसे देना है कि मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर और घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वह किसी भी तरीके के वैधानिक सुधारों के विरुद्ध था एवं पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थक था। वह राष्ट्रवादी विचारों का विरोधी था और अपने इसी विचार के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात था। तो देखिए, मेटरनिख के बारे में आप लोग को 3-4 बातें बस याद रखनी है। सबसे पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर यानी कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री था। उसके बाद ये प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। प्रतिक्रियावादी व्यक्ति का मतलब होता है कि वह किसी भी तरीके के सुधारों का विरोधी था और जो पुराना व्यवस्था बना हुआ है उसी को ये बनाए रखना चाहता था। इसके अलावा ये राष्ट्रवादी विचारधारा का भी विरोधी था और इसी सब विचार के कारण ये यूरोप में क्या था, फेमस था यानी कि विख्यात था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस से हर बार क्वेश्चन आता है। इसका आंसर आप लोग को ये लिखना है कि साल 1815 में नेपोलियन पतन के बाद वियना कांग्रेस की बैठक की गई, जिसकी निम्न उपलब्धियां हैं। पहला उपलब्धियां तो ये है कि फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई। दूसरा ये कि नेपोलियन द्वारा जीते गए राज्यों की पुनर्वापसी हुई। तीसरा है कि फ्रांस को 2 भागों में बांटा गया। और चौथा है कि फ्रांस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। और पांचवा ये कि फ्रांस तथा यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचला गया। तो देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, जब साल 1815 में उनका पतन हुआ यानी कि उनकी हार हुई, तो उसके बाद वियना कांग्रेस की स्थापना हुई यानी कि इसकी एक बैठक हुई। और इस बैठक के अनुसार ये हुआ कि फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश का शासन पहले था उसी को फिर से शुरू किया गया। नेपोलियन द्वारा जो भी राज्य जीते गए थे वो सभी राज्य राजाओं को वापस दे दिए गए। उसके अलावा फ्रांस को 2 भाग में बांट दिया गया। फ्रांस पर बहुत भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया और साथ ही फ्रांस और यूरोप में जो राष्ट्रवादी भावना निकल करके आ रही थी उसको कुचल दिया गया। तो ये 4-5 काम वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है तीसरा नंबर कि मेजनी कौन था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछेगा मेजनी कौन था, इटली के एकीकरण में इसका क्या योगदान है। तो इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि मेजनी एक योग्य सेनापति और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। उसने इटली के एकीकरण के उद्देश्य से यंग इटली और यंग यूरोप नाम की संस्था का स्थापना भी किया। काफ़ी अच्छा यहाँ पे आंसर दिया गया है। आप लोग को ये बताना है कि मेजनी कौन था। तो यह एक सेनापति था और सेनापति में बहुत अच्छा सेनापति था। साथ ही यह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। इसके अलावा इसको इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है और इटली के एकीकरण के उद्देश्य से इसने यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना भी किया। तो इस तरीके से अगर आप लोग आंसर लिखते हो तो आप लोग को बिना मार्क्स कटे पूरा का पूरा मार्क्स दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, इसका क्या परिणाम हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। इस नीति के अनुसार पूरे जर्मनी के एकीकरण युद्ध के द्वारा किया जाना था। यह नीति पूर्ण रूप से सफल रही और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो देखिए, बिस्मार्क जो थे, इन्होंने जर्मनी को एक करने के लिए रक्त और लौह की नीति का शुरुआत किया और इस नीति के अनुसार करना यह था कि युद्ध यानी कि लड़ाई के बदौलत जर्मनी को एक करना था और ये नीति जो था पूरी तरीके से सफल रही और इसी के कारण जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हो सका। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 5 नंबर कि राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और लगाव की भावना विकसित करता है। यह सामान्य शब्दों में आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को ही का विकास ही राष्ट्रवाद कहलाता
होता है। तो देखिए आप लोग बस एक लाइन याद रखिएगा कि अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आप लोग इतना डेफिनेशन भी लिख दोगे तो आप लोग को पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। बाकी आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग को ऐसे लिखना है कि 1824 में चार्ल्स दशम फ्रांस का राजा बना। वह घोर प्रतिक्रियावादी और किसी ही प्रकार के वैधानिक सुधारों का विरोधी था एवं उसने पॉलिनेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो अत्यधिक प्रतिक्रियावादी था एवं चार्ल्स दशम ने संविधान में संशोधन कर 4 आपत्तिजनक कानून को पारित किया। जनता में इन कानूनों के प्रति प्रतिक्रिया शीघ्र ही हुआ और लोग विरोध में सड़कों पर उतर गई एवं 1930 की क्रांति का आरंभ हो गया। तो आप लोग इसको ऐसे समझिए कि 1824 में चार्ल्स दशम नाम का एक व्यक्ति फ्रांस का राजा बना। वो बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। वो नहीं चाहता था कि किसी ही प्रकार का सुधार हो। साथ ही साथ उसने क्या किया कि पॉलिनेग नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया और वो इससे भी ज़्यादा प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। इसके अलावा चार्ल्स दशम ने क्या किया कि संविधान में संशोधन किया और 4 आपत्तिजनक कानून को लागू किया और यह कानून इतना खराब था कि जनता में तुरंत ही इसकी प्रतिक्रिया हुई और जनता क्या करने लगी, विरोध में सड़कों पर आ गई। विरोध धीरे धीरे क्या हो गया, एकदम क्रांति में बदल गया और 1830 की क्रांति शुरू हो गई। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हो। काफ़ी इसका बेहतरीन यहाँ पे आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 7 नंबर कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि 1830 के क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। शुरुआत में तो यह जनता को खुश करने के लिए स्वर्गीम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया, लेकिन बाद में इसने भी अपने साथ कुलीन तथा पादरी वर्ग को रखने लगा। साथ ही लुई फिलिप एक अयोग्य शासक था। उसके शासन काल में प्रजा में भूखमरी और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर थी एवं विदेश नीति के नाम पर भी लुई फिलिप के पास कुछ नहीं था। अतः इन सब कारणों से उग्र होकर जनता सड़क पर उतर आई और 1848 का क्रांति शुरू हो गया। तो इसको ऐसे समझिए कि जब 1830 का क्रांति हुआ उसके बाद लुई फिलिप को क्या किया गया, फ्रांस का नया राजा बनाया गया। शुरुआत में तो इसने स्वर्गीय मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया, लेकिन बाद में इसने मध्यम वर्गीय का साथ छोड़ते हुए कुलीन यानी कि अमीर वर्ग और पादरी यानी कि पुजारियों को अपने साथ रखने लगा। तो इसी के साथ साथ यह एक प्रकार का अयोग्य शासक भी था। इसके पास विदेश नीति के नाम पर कुछ भी नहीं था। जनता में इसी सब के लिए लेकर के असंतोष व्याप्त था और जनता ने 1848 में क्रांति शुरू कर दी। तो ये भी काफ़ी अच्छा आंसर इसका दिया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गैरीवाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। ये एक लाइन ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो वह एक प्रकार का नाविक था। इसके अलावा गैरीवाल्डी ने इटली के एकीकरण का दूसरा चरण अपने तलवार के दम पर पूरा किया। वह युद्ध के नीति में विश्वास करता था एवं उसका मानना था कि बिना युद्ध के इटली का एकीकरण संभव नहीं है। तो देखिए इटली का एकीकरण 3 चरण में हुआ। पहला चरण मेजनी ने किया और दूसरा चरण जो इटली के एकीकरण का था उसने गैरीवाल्डी ही उसको पूरा किया। उसने क्या किया, तो गैरीवाल्डी का मानना ये था कि इटली का अगर एकीकरण करना है तो इसके लिए तलवार उठाना जरूरी है, कि युद्ध करना जरूरी है। तो इसने युद्ध के नीति को ही विश्वास में लाया और युद्ध के नीति के बल पर ही इटली का दूसरा एकीकरण का चरण दूसरा जो है उसको पूरा किया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 9 नंबर कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 बार आपके एग्जाम में आया है। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। पहली बाधा तो ये थी कि जर्मनी का 300 से अधिक छोटे बड़े भागों यानी कि कस्बों में बटा होना। तो जर्मनी क्या था, ये 300 से भी अधिक भागों में बटा हुआ था। उसके अलावा इसका दूसरा बाधा ये था कि इन बटे हुए भागों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक असमानता का व्याप्त होना। तो 300 अलग अलग भागों में बटे होने के बाद भी कहीं कहीं पे कुछ और सामाजिक नीति थी, कहीं कहीं पे कोई और संस्कृति थी और आर्थिक
आर्थिक असमानता भी वहाँ पे व्याप्त थी। उसके अलावा जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, तो जर्मनी में जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। अगला है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप। तो ऑस्ट्रेलिया जो था ये इसका जर्मनी पर राज था और ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो सके, इसलिए ये क्या बना था, तो सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रेलिया ही बना था जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो ये कुछ बाधाएं अगर आप लोग लिख देते हो तो आप लोग को 2 मार्क्स निश्चित ही मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 10 नंबर पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति क्या है और इसका अवलंबन किसने किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार पूरे जर्मनी का एकीकरण युद्ध के द्वारा करना था। यह नीति पूर्ण रूप से सफल रही और इसी नीति के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो देखिए, रक्त और लौह की नीति मैंने आपको पहले ही बताया है कि जर्मनी को एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने युद्ध का रास्ता चुना और उसी युद्ध के रास्ते को रक्त और लौह की नीति कहा जाता है। यह नीति पूरी तरीके से सफल भी रही और इसी के कारण जर्मनी का एकीकरण पूरा भी हो सका। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 11 नंबर कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। वह राष्ट्रवादी एवं गणतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक था। उसने इटली में राष्ट्रीय विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए यंग इटली और यंग यूरोप नाम संस्था की स्थापना भी की तथा अपने लेखों के द्वारा भी वह राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रसार किया। तो काफ़ी अच्छा आंसर यहाँ पे दिया गया है, इसका भी आंसर आप लोग आसानी से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 12 नंबर पूछा गया है कि इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि ऑस्ट्रिया इटली तथा जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। इटली के वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था, परंतु 1886 के सिडेवा के युद्ध के बाद युद्ध में पराजय के बाद उसका इटली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव खत्म हो गया। वही जर्मनी पर भी ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था, पर जर्मनी में महासंघ की स्थापना के बाद यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव खत्म हो गया। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो था इसका इटली और जर्मनी दोनों के क्षेत्र पर कहीं न कहीं कब्जा था, तो ये नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके, तो इसीलिए इसने क्या कर रखा था, उसके विरोध में बहुत सारा काम करता था। लेकिन इटली में जब सेडोवा का युद्ध हुआ तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की हार हो गई और हार के बाद इटली पर से ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव खत्म हो गया। वही जर्मनी में ये हुआ कि जर्मनी में जर्मन महासंघ का स्थापना हुआ और इस संघ के द्वारा भी ऑस्ट्रेलिया का जो जर्मनी पर जो प्रभाव है उसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 13 नंबर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है कि जॉल्वेरीन की स्थापना क्यों हुआ। तो काफ़ी अच्छा इसका आंसर आप लोग को ऐसे देना है कि जॉल्वेरीन व्यापारियों की एक संस्था थी जिसकी स्थापना पर्सा के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जर्मनी में व्याप्त क्षेत्रवाद की भावना को व्यापारियों एवं व्यापार के द्वारा कम अथवा समाप्त कर पूरे जर्मनी में राष्ट्रवाद एवं एकता की भावना को बढ़ावा देना था। तो देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट आप लोग याद रखिएगा कि जॉल्वेरीन एक व्यापारियों की संस्था थी और इसकी स्थापना पर्सा राज्य के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि पूरा जर्मनी में जो क्षेत्रवाद की भावना व्याप्त है इसको व्यापारियों के द्वारा और व्यापार के द्वारा कम किया जाए और साथ ही साथ जर्मनी में राष्ट्रवाद की जो भावना है और एकता की जो भावना है इसको बढ़ावा दिया जाए। तो इसी के उद्देश्य से जॉल्वेरीन की स्थापना की गई थी। इसका आंसर काफ़ी बेहतरीन दिया गया है, आप लोग इसके आंसर को नोट डाउन कर लीजिए और आप लोग सभी के आंसर को नोट डाउन करके याद कीजिए। होप कि आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।